बात का 100वां संस्करण कल उत्तराखंड में होगा भव्य आयोजन, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को राहत, आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद भी मिलेंगी पेंशन। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करना अब नहीं होगा आसान, नकल विरोधी कानून में उम्र कैद सजा का प्रावधान। चंबा ऋषिकेश मोटर मार्ग पर हादसा, सड़क पर पलटी कार, हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। देहरादून में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, कहासुनी के बाद जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने घायलों को कराया भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। हल्द्वानी जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और डीपीसी मेंबर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा भी की। साथ ही 2023-24 में नैनीताल जिले के विकास कार्यों के लिए 65 करोड़ का बजट जारी किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया, अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, यह पहली बार होगा कि जब अप्रैल माह में बजट आवंटन के साथ ही सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। नहीं, देखिए, इसमें जिला योजना की ये परेशानी है कि पुराने वर्षों का बहुत सारा पेमेंट लंबित है, तो एक 50% जो इसमें आवंटित है उससे 50% से ज़्यादा बल्कि पुरानी योजनाओं के पेमेंट के लिए ही है। तो इसलिए ये आप खुद लगा लीजिए कि इतना बड़ा जिला है नैनीताल, बजट इस बार बढ़ाया गया है। ठीक है, कुछ जगह योजनाएं दी भी गई हैं, लेकिन अभी भी दिक्कतें, परेशानियां बहुत हैं और कुछ अधिकारी पहुंचे नहीं थे यहाँ पे, पेयजल वाले, जल संस्थान वाले, और उनके विषय महत्वपूर्ण थे जो प्रतिनिधिगण हैं और अधिकारियों को भी पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, अच्छे माहौल में जिला योजना की बैठक हुई, जहाँ सारे सदस्यों ने अपनी पीड़ा भी रखी, अपने क्षेत्रों की भी पीड़ा रखी, लेकिन जिला योजना का जो फंड है वो सीमित है। इसलिए अवश्य जो डीपीसी के सदस्य बन के आते हैं, विधायकगण तो नेचुरल उसमें सदस्य बन जाते हैं, लेकिन डीपीसी के जो बन के आते हैं उनके लिए बड़ी कष्टदायी स्थिति कि उनके प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। विभाग बजट ही खर्च नहीं कर पा रहे, लंबित पड़ा है उनका बजट। हाँ, ये भी बड़ी एक दूसरी समस्या है कि लंबित भी पड़ा है बजट, आप ले लेते हैं पैसा और उसे रख लेते हैं और फिर पैसा लैप्स हो जाता है। तो कई सारी चीजें जिनसे अवगत कराए, अब देखिए क्या सुधार आता है, अगली समीक्षा बैठक में देखेंगे। ठीक है, आज जिला योजना नैनीताल की बैठक रखी गई और उस बैठक के माध्यम से जनपद नैनीताल के लगभग 65 करोड़ की योजनाएं जो हैं आज स्वीकृत की गई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो जल संस्थान का हो, पेयजल का हो, उरेडा का हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई का हो, नहर का हो, अथवा नाले ठीक करने का प्रकरण हो, सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उसमें वित्तीय स्वीकृति आज दी गई है। मैं मानती हूँ कि ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब अप्रैल के माह में बजट आवंटन से लेकर बजट के अनुमोदन तक में जो है वह प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि समय पर बजट भी हो गया है और समय पर प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं। तो ये मान के चले कि आने वाले समय में समय पर ही हमारे कार्य जो है वो मूर्त रूप लेंगे। और सरकार का लक्ष्य है कि जिला योजना में लगभग 2 साल के अंतर्गत हर योजना ने पूर्ण होना है, वही योजनाएं जो इसमें स्वीकृत की जाएंगी, तो वहाँ ली भी गई हैं। तो मैं मानती हूँ कि नैनीताल के विकास में जो है एक बढ़ता हुआ कदम जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आगे प्रस्तावित पूरा बजट खर्च हो गया था। देखिए, हाँ जी, देखिए, पिछली बार के बजट में लगभग 80 से 90% विभागों के बजट उसमें पूर्णतः खर्च हो चुके हैं। कुछ विभागों के बजट की बिल पेंडेंसी में है, जिसका बजट का प्रावधान अभी किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि इस 23 से 24 के मध्य में जो है पूर्ण कर लिए जाएंगे। विकास कार्यों में तेजी लाए, इसको लेकर किस तरह की? देखिए, विकास कार्यों में तेजी आए, इसी को लेकर अप्रैल माह में ही जो है ये बैठक रखी गई है, ताकि संपूर्ण समय, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया भी होती है, उसमें अन्य प्रक्रियाएं भी होती है, अन्य औपचारिकताएं भी होती है, इसलिए अप्रैल माह में ही जो है जिला योजना की बैठक कर ली गई है। मैं समझती हूँ कि 2023 का पूरा एक वर्ष है उनके पास में, वित्तीय वर्ष है, जिसमें कि संबंधित संस्थाएं जो है जिला योजना के प्रस्तावों को स्वीकृत धरातल पर उतारने के लिए जो है वो सक्षम है।
भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच खंडीय शब्द को लेकर खींचतान जारी है। किशोर उपाध्याय ने कहा, हरीश रावत उत्तराखंडियत को लेकर किताब जारी करने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंडियत शब्द किशोर उपाध्याय की देन है। साल 2016 में हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम में उन्होंने उत्तराखंडियत शब्द का प्रयोग किया था और आज हरीश रावत यदि उत्तराखंडियत शब्द को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हरीश रावत को यह भी स्वीकार करना चाहिए यह शब्द किशोर उपाध्याय का दिया हुआ शब्द है। इतना ही नहीं, किशोर उपाध्याय ने यह भी कहा है कि केवल आलू कचालू और गेंठी खाना ही उत्तराखंडियत नहीं है। यहाँ 2016 में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई और मैंने तब कहा था कि ये उत्तराखंडियत पर हमला है। तो जो सज्जन जिनका आपने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत होती क्या है। मैंने तब भी समझाया था और अगर आज कुछ लोग उस उत्तराखंडियत के शब्द पर आगे उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये तो कहें कि भाई ये उत्तराखंडियत शब्द जो है वो किशोर उपाध्याय का दिया हुआ है। उत्तराखंडियत ये नहीं है कि मैंने यहाँ का कचालू खा लिया, मैंने यहाँ का आलू खा लिया, मैंने यहाँ का जो है वो गेंठी खा ली, तो वो थोड़ी उत्तराखंडियत है। उत्तराखंडियत है जो हमारा योगदान है विश्व के लिए। अगर उत्तराखंड ना हो तो और उत्तराखंड को हम ठीक ढंग से अगर संभाल करके न रखें, उसका प्रबंधन ठीक नहीं करें तो मेरे ख्याल से उसका बड़ा वैश्विक असर होगा और नकारात्मक होगा। तो वो चीज़ों पर बातचीत होनी चाहिए। 2024 के चुनावों में हरिद्वार लोकसभा से संत को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग यहां राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है। मांग के उठने के बाद पार्टी के नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई। हालांकि नेता इस पर ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। बता दें, हरिद्वार संत बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। यहां बड़ी संख्या में कई दिग्गज साधु संत रहते हैं। ऐसे में संत को लोकसभा सांसद बनाने की मांग उठती रही है। वहीं संतों के एक संगठन की इस मांग पर राजनीतिक संगठन भले ही खुलकर कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन भीतरी तौर पर राजनीतिक दल इससे असहज हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का कहना है, पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, संगठन उसको जिताने के लिए काम करेगा। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियां बढ़ गई हैं। तो इसके कारण से संतों के मन में आक्रोश है कि ये सब करने वाले हैं नहीं कुछ, और क्योंकि इनको केवल राजनीतिक हथकंडे आते हैं, तो सभी संतों से विचार होकर संतों ने कहा है कि इस बार केवल सांसद संत होना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे और वह चुनाव लड़ेगा। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड देवभूमि है, तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो? मैं तो चाहता हूं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कोई साधु होना चाहिए। देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो तो बड़ी खुशी की बात है। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कोई मैंने बीजेपी लाया है, कांग्रेस लाया है, कोई तीसरी पार्टी लाया है। संतों ने ये थोड़ी कहा कि हरिद्वार में किस पार्टी से कौन सांसद। संतों की मांग है कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, धर्म नगरी का प्रतिनिधित्व किसी संत को करना चाहिए। जो हमारा नेतृत्व हमको तय करके देगा, हम तो उसके साथ खड़े हुए हैं। और क्योंकि हम तो लगातार 24 घंटे संगठन का ही काम करते हैं, हमारा टिकट से और किसी भी चीज से, प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं। क्योंकि पिछले 9 साल में जितने काम यहाँ पर हुए हैं, मैं पिछले 50 साल उठा के देख लीजिए, इतने काम कहीं हुए ही नहीं है। और चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, जितनी भी योजनाएं हम लेके आए हैं वो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का काम
या इंफ्रा के मामले में जितने भी काम अभी पिछले 9 साल में हुए हैं, इतने काम पिछले 50 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुए। पहले संत समाज को ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो कौन सी विचारधारा के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाहता है। ये कांग्रेस तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में हर किसी को अपना दावेदारी पेश करने का अधिकार है, और अगर कोई संत अच्छा दावेदारी पेश करेगा और हाईकमान हमारा जो तय करता है वो देखता है कि संत इफेक्टिव हो सकता है, हम कांग्रेस के सिंबल पे जीत सकता है, तो कांग्रेस लड़ा सकती है। कांग्रेस ने तो संतों को कई बार लड़ा, संतों को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन जब भी वक्त पड़ा है संत समाज ने जितना चाहिए था उतना समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया। आगामी 1 मई से प्रदेश भर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं के द्वारा की जाने वाली हड़ताल को लेकर समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा संपूर्ण राज्य में खाद्यान्न वितरण कार्य का बहिष्कार किए जाने की जानकारी दी गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन की काशीपुर इकाई के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा, ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। कोरोना काल वितरित किए गए 7 माह के राशन का लाभांश अभी तक नहीं मिला। वहीं जनवरी से अब तक के वितरित किए गए राशन पे कमीशन की अभी तक कोई रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। वर्तमान में राशन विक्रेता भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा, आगामी 1 मई से पूरे प्रदेश भर में सस्ता गल्ला का वितरण नहीं किया जाएगा। इसमें हमारा कोरोना काल का 7 माह का लाभांश और जनवरी से जो फ्री राशन बच रहा है उसका कमीशन, जिसकी कोई रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। आज जो है राशन विक्रेता जो है भुखमरी कगार पर आ चुका है। इसलिए पूरे प्रदेश में 1 मई से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा। सर, आज एसडीएम साहब मिले, क्या वार्ता हुई आपकी? एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा कि टेबल टॉक की बात करी उन्होंने, कि जो भी मुद्दे होते हैं वो वार्ता के जरिए ही सही होते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रदेश संगठन की वार्ता जो थी श्री रेखा आर्य खाद्य मंत्री द्वारा हुई थी, और जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है। हरिद्वार में पॉन टैक्सी योजना को लेकर व्यापारियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से इस योजना के विरोध में अपर बाजार के व्यापारियों ने घंटे घड़ियाल बजाकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से पॉन टैक्सी योजना का रूट बदलने की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया, पॉन टैक्सी योजना का विरोध करने पर भी सरकार ने इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी, और यदि हरिद्वार के बाजारों में पॉन टैक्सी चलाई गई तो यहाँ का व्यापार चौपट हो जाएगा। ना तो यहाँ से कुंभ मेले की पेशवाई निकल पाएगी और ना ही अन्य शोभा यात्राएं। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए बताया, अगर सरकार को हरिद्वार में पॉन टैक्सी चलाना ही है तो इसका रूट बदलना होगा, और यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इस योजना का चरणबद्ध तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा। जब हमने विरोध कर दिया, बहिष्कार कर दिया, इन्होंने फिर टेंडर निकाल दिए। ये क्या मतलब, इनको इतनी जल्दी लगी हुई है? टेंडर इन्होंने जारी कर दिया 5 जुलाई इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है उस टेंडर की प्रक्रिया। तो इसलिए हम पूरा विरोध करेंगे और अब हमारे आंदोलन तेज होंगे, धरने प्रदर्शन तेज होंगे, सरकार के खिलाफ भी होंगे। अगर सरकार नहीं चेती तो ये सरकार को चेताने का ही काम कर रहे हैं हम लोग व्यापारी। हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट होने जा रहा है, व्यापार हमारा उजड़ने जा रहा है, हम इसको उजड़ने नहीं देंगे। हरिद्वार के व्यापारी को बर्बाद नहीं होने देंगे। कार हरिद्वार में आएगी तो ये एरिया पूरा ध्वस्त हो जाएगा, सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी, व्यापारी उजड़ जाएंगे। हम पहले भी इसका विरोध करते रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। हमारा ये मतलब है कि पॉट कार का विरोध नहीं है, पॉट कार के रूट का विरोध है। पॉट कार का रूट गंगा किनारे होना चाहिए, जिससे शहर के अंदर व्यवधान ना आए। शहर का ट्रैफिक इतना जबरदस्त है, उस ट्रैफिक को बचाने के लिए पॉट कार का बाहर से निकलना अति आवश्यक है। पॉट कार को बाहर से निकालने के लिए हम कई बार विरोध करते हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पॉट कार को अंदर से नहीं आने देंगे। अपनी सौतेली मां पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए रुड़की निवासी एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीड़ित का कहना है, उसके पिता की दूसरी पत्नी कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी संपत्ति कब्जाना चाहती है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही है। पीड़ित ने इस संबंध में रुड़की पुलिस को भी तहरीर देकर अवगत कराया। साथ ही घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के सामने रखा। फिलहाल सादिक ने अपनी सौतेली मां और अन्य साथियों से जानमाल का खतरा बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है।
एक महिला उज़मा नाम की, जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूं, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊं। और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है, पूर्ण रूप से उसका बैनामा, दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उस पर रहता आ रहा हूँ। और 19 तारीख को अपने साथी के साथ मेरे घर में और चढ़ाई की घर पे आकर के, और उसने पहले तो कि इसने 45 लाख रुपए दे चुके हैं उसको, और 20,000 रुपए महीना भी मैं दे रहा हूँ अपने पिताजी का खर्च के लिए। जब भी वो और पैसों का लालच करते हुए मेरे घर पे आई और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, और मुझे ये भी बोला गया कि तेरे अगर ये यहाँ नहीं है तो इसके बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी और इसको देखूंगी कहाँ रह रहा है। जिसमें 45 लाख रुपए मैंने RTGS के थ्रू ट्रांसफर किए थे, और 20,000 रुपए हर महीने वो महिला मुझसे अपने अकाउंट में डलवा रही है, मेरे पिताजी का खर्चा, और जो कि मैं हर महीने बिना देर किए उस पूरे पैसे को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, जो कि मेरे पास में जिसकी सारी बराबर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी, मेरा परिवार सब डर के साए में जी रहे हैं और बहुत डर लग रहा है, जिसकी हमने रिपोर्ट भी थाने में दी है, गंगनहर थाने में, जिसमें कि गंगनहर थाने से भी उसके पास फोन गया है। तो वो ये बोल रही है कि नहीं, नहीं हम वहां नहीं गए थे, और जो कि CCTV में मेरे पास में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। CCTV की अगर किसी को रिकॉर्डिंग चेक करने हो तो साफ समझ आ रहा है। CCTV की रिकॉर्डिंग मैंने थाने में अभी नहीं दी है, उन्होंने मुझसे बोला है कि जांच कर रहे हैं और हमें CCTV की रिकॉर्डिंग चाहिए। प्री प्लान किया हुआ आजम नाम का व्यक्ति भी एक उसके साथ लगा हुआ है, जिसके ऊपर सहारनपुर में बहुत मुकदमे दर्ज हैं, जो कि पैसा उगाने के लिए मुझसे तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पिताजी के द्वारा वो मुझसे पैसा उगाए। कल को मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरी पुलिस से भी विनती है कि वो मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराएं, और मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं, जो कि मैं अपना काम भी, मेरा BHL का काम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम करता हूं मैं, जो कि बहुत वैसा BHL का जो काम होता है मेरा, वो ऐसा काम है कि वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है। जब वहां का काम मिलता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी मेरे पास में मौजूद है। मेरे ऊपर आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने आज तक कभी जी न्यूज की वीडियो फर्जी लोगों लगाकर बनाई गई, जिससे मैं ब्लैकमेल हो जाऊं। मैं मानसिक रूप से परेशान भी हुआ। मैंने सोचा भी, मैंने कहा मैं कह दूं उनसे कि भाई जो तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन अब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे उनके बातों से ऐसा लगा कि वो मेरा सब कुछ लेके भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहूं कि मेरे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पुलिस में, और पुलिस इसका संज्ञान ले, और मेरे बीवी बच्चों जो यहाँ आगे करके आए वो उन्होंने दिखाया। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस और SOG टीम को एक बड़ी सफलता मिली, जहां टीम ने चेकिंग के दौरान 102 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए SSC पंकज भट्ट ने बताया, पकड़ा गया तस्कर विजय नेगी अल्मोड़ा के चौखुटिया का रहने वाला है, जो लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहा था, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब स्मैक के बड़े सप्लायरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही इस साल अब तक पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 672 ग्राम स्मैक बरामद किया। इसमें विजय सिंह नेगी है, ये बेसिकली चौखुटिया अल्मोड़ा का रहने वाला है और यहाँ EMT रोड पर रहता है। कल बेल बसानी के पास जो है मुखानी पुलिस तबीज पे गई थी, वहाँ उनको SOG की टीम मिली, और वापसी में इनको एक जो है आपका स्मैक पिया हुआ व्यक्ति मिला। इसकी जब चेकिंग की गई तो उससे 102 ग्राम आपका बरामद हुई है, और जो मुखानी पुलिस और SOG द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इसमें इसके द्वारा पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई हैं, इसका ये कहाँ से लाता था, ये इस चीज़ के आधार पर पुलिस आगे एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, और शीघ्र ही इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जहाँ तक आपका नशे के खिलाफ कार्रवाई है तो वो लगातार चल रही है, और इस साल लगभग 2.25 किलो अभी तक इसमें बरामद हो चुकी है। ये कहाँ से लाया था तू, कुछ बता। हरिद्वार में देवभूमि हॉस्पिटल संचालक और कर्मचारियों का पड़ोस में ही रहने वाले बुजुर्ग चिकित्सक से मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। वहीं विवाद के बाद मारपीट होने लगी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वहीं बुजुर्ग चिकित्सक ने हॉस्पिटल संचालक पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं SSP अजय सिंह ने मिलकर बुजुर्ग सतीश कुमार दत्तक ने आरोप लगाया, पिछले लगभग 2 वर्ष से जानबूझकर हॉस्पिटल का कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट उनके घर के सामने फेंका और जलाया जा रहा है। हॉस्पिटल संचालक और उनके साथी रास्ते में गाड़ी खड़ी कर उसमें शराब पीते हैं, मना करने पर झगड़ा मारपीट करते हैं। मामले में SSP अजय सिंह ने ज्वालापुर थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। बहुत डरे हुए पुलिस से हम यही मांग करते हैं कि कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई की जाए
और हमारे को इंसाफ दिलाया जाए और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरह से ये कभी किसी पेशेंट को जो गलत बिलिंग के खिलाफ या गलत मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ आवाज उठाता है उसको भी पीटते हैं, वही सेम इन्होंने अपने सामने वाले पड़ोसियों को यानी कि हमारे साथ किया। 10 से 15 लोग जो कि जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, और आके सचिन बेनीवाल और सामने सुशील शर्मा जी जो देवभूमि हॉस्पिटल में पार्टनर हैं, इनके साथ आके हमें मारा पीटा, धमकाया गया कि अगर, और उसके बाद पुलिस थाने में भी धमकाया कि अगर राजीनामा नहीं किया तो हरिद्वार में आपको होने नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा और उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। अप्रैल को मेरे पिताजी के द्वारा, जो कि एक सीनियर सिटीजन है, उन्होंने एसएसपी साहब को लिखित में दिया है। वो सोकर जो हमारे साथ हादसा हुआ, उनके साथ सचिन बेनीवाल जिनको हम जानते हैं पार्षद पति हैं, वो थे, उनके साथ थे शायद उनका साला और 2-3 उनका ड्राइवर भी था, अपना हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं सुशील शर्मा, उनका ड्राइवर भी था पंकज यादव, और बाकी लोग को हम नहीं पहचानते। 11 अप्रैल देर रात्रि को गार्ड वहां गली में पेशाब कर रहा था, तो उसको जब बच्चे ने रोका तो ऊपर से सुशील शर्मा लड़के को आ गए और उसके बाद बहस बसाई हुई, तो वापस आ गए। इतने में 15-20 मिनट के बाद सचिन बेनीवाल कुछ लोगों के साथ हमारे घर में आया, डॉक्टर भी साथ है, फुटेज है जिसकी, उन्होंने आके हमारे साथ मार पिटाई कर, और जो फुटेज है ओरिजिनल उसको एडिट किया गया जिसमें दिखाया गया कि हमने मारा, जबकि ओरिजिनली फुटेज देखने पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखें, उसमें हमारे 2 आदमियों की बहुत पिटाई हुई है, और हम कैसे मार सकते हैं, 15-20 आदमियों से कैसे लड़ सकते हैं। एसएसपी साहब से प्रार्थना पत्र दिया है, देखते हैं क्या एक्शन होता है उसके ऊपर। अभी तक उसका कोई हमारे को फीडबैक नहीं हुआ है। दहशत तो है ही, 24 घंटे 3 दिन तो घर से बाहर नहीं निकल पाए। अभी ज्वालापुर के निवासी भी इन्होंने कोई झगड़े की बात बताई थी जो उनके मोहल्ले में था, तो इस संबंध में जो है जांच मैंने क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर को दे दी है, जो आज ही आज इसमें निर्णय करके और इसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए भी बता दिया गया। इस तरह से कोई, क्योंकि ये लोकल ही मामला है और छोटी मोटी बातों को लेकर ये झगड़ा हुआ था, तो ऐसा कोई इसमें जान को खतरे वाली बात नहीं लगी प्रथम दृष्टया, और एक मामूली छोटी छोटी बातें जो होती हैं उस पर ही झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, इसके लिए क्षेत्राधिकारी को बता दिया गया है। रुड़की में ड्रग्स विभाग की टीम ने मंगलौर क्षेत्र में स्थित दवाई की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाया जा रहा था। निरीक्षण करने वाले पहुंची ड्रग्स विभाग अधिकारी अनीता भारती ने कंपनी का चल रहा प्रोडक्शन बंद कर दिया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी मिली थी और साथ ही कई दवाओं के रैपर भी खुले पड़े मिले थे। ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के बाद दवाई फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। वहीं दवाइयों की फैक्ट्री में इतनी बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं, जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉप प्रोडक्शन कर बंद कर। पीएम मोदी की मन की बात के 100वें संस्करण को खास बनाने में भाजपा जुट गई है। इस क्रम में भाजपा संगठन ने नेताओं को जिम्मेदारियां दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माणा गांव में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 30 अप्रैल को मन की बात की 100वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर अपने विचारों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 99 अंक विभिन्न आयामों को समेटते हुए हमारे लिए शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र के समग्र विकास सहित कई संदेशों से ओतप्रोत रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर मानव सेवा में जुटे अनेकों विभूतियों के विशिष्ट कार्यों को सराहा और उन्हें नई पहचान भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और समय समय पर
उन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में युग परिवर्तनकारी मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हो रहे जन कल्याणकारी कार्यों को भी सराहा है। चाहे पानी के घटते जल स्रोतों को पुनर्जीवित किए जा रहे प्रयोगों के बारे में हो, मशरूम के बारे में उद्यमों की बात हो, पर्यावरणीय सरोकारों की चिंता की बात हो, या उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश के लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख हो। एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समग्र दृष्टि से अपनी सभी कार्यक्रमों में पूरे विश्व को समाहित किया है और केंद्र में इस राष्ट्र को उच्चता भव्यता के शीर्ष में आरूढ़ करने के प्रयासों को गति देने का कार्य भी किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आगामी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम की सभी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम विचारों को सुने और लोगों को भी कार्यक्रम में सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।